हेलो स्टूडेंट्स आज मॉर्निंग के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से वायु राशियाँ आपस में मिलकर या वायु राशियों के मिलने से वातागरों का निर्माण होता है। वातागरों के प्रकारों के बारे में हमने देखा। 4 प्रकार के वाताग्र हैं हमारे पास: उष्ण, शीत, अधिवृष्ट और स्थायी, यानी वार्म, कोल्ड, ऑक्यूलेट एंड स्टेशनरी फ्रंट्स। और हमने देखा कि किस तरह से फ्रंट्स जो हैं वो बनते बिगड़ते हैं। फ्रंटोजेनेसिस, वातागरों की उत्पत्ति, और फ्रंटोलाइसिस यानी वातागरों का नाश होना, समाप्त हो जाना या उनका क्षय हो जाना। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि चक्रवात क्या होते हैं, उनकी परिभाषा हमने देखी थी। चक्रवात निम्न वायुदाब का वह केंद्र है जिसमें हमेशा बाहर की तरफ वायुदाब जो है वो बढ़ता चला जाता है। फिर फिलिप लेक के अनुसार चक्रवात उस कम वायुदाब क्षेत्र का नाम है जो आमतौर पर अंडाकार आकृति की समभार या समदाब रेखाओं से जो है वो घिरा हुआ होता है। इसके बाद है चक्रवात की विशेषताएं। हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली वो अंडाकार, गोलाकार और वियाकार की होती हैं। केंद्र में वायुदाब कम, बाहर की तरफ वायुदाब बढ़ता चला जाता है। चक्रवात में पवनें चारों ओर से तेज़ गति से चलती हुई निम्न वायुदाब की तरफ अभिसरित होती हैं यानी उतरती हैं। आप लोगों ने डाउन में टॉर्नेडो वगैरह की वीडियो भी देखी होंगी। टॉर्नेडो के अंदर क्या होता है, आसपास सराउंडिंग से चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से उसके केंद्र की तरफ खींचती हैं, क्योंकि हवाएं बड़ी तीव्र गति से पवन जो है चलती हैं, और वो जैसे जैसे केंद्र की तरफ बढ़ती हैं उनकी गति में भी काफ़ी तीव्रता देखने को मिलती है। वो हर वस्तु जो कि वो अपने सराउंडिंग से पिक करती है, एंड में जाकर उसको केंद्रीय भाग के अंदर डिपॉजिट कर देती है, वहाँ पर वो डाल देती है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से जो हमारे उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो हमारे चक्रवात हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, और वहीं पर अगर चक्रवातों के चलने की दिशा देखी जाए तो वो दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के दिशा के अनुसार अनुरूप चलते हैं यानी क्लॉकवाइज चलते हैं। फिर चक्रवातों के ऊपर वायु जो है, वायु ऊपर उठती है और वर्षा करती है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तापमान में कमी होती है। सनलाइट प्रोसेस, तेज वर्षा करने वाले बादलों का निर्माण, बिजली की गरज के साथ वर्षा नॉर्मल सा फिनोमिना है चक्रवातों के समय। स्थायी पवन तंत्र यानी सरमार्गी और पछुआ पवन में चक्रवात भली भांति विकसित होते हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत जो पवनें हैं ये ब्रॉड वे में चलती हैं, इनका एरिया बहुत विस्तृत है और दिशा जो है वो लगभग इनकी एक समान बनी रहती है। इसके बाद आते हैं चक्रवातों के प्रकार। उत्पत्ति, पवन वेग, तापीय दशाओं आदि के आधार पर चक्रवात 2 प्रकार के हैं। उत्पत्ति यानी किस क्षेत्र में उत्पत्ति हुई है, या तो वो उष्ण कटिबंध में पैदा हुआ होगा या शीतोष्ण कटिबंध में। पवन का वेग, पवन या तो बहुत तीव्र गति से चल रही होगी, बहुत धीरे या मध्यम गति से चल रही होगी। तीसरा है तापीय दशाएं। तापीय दशाएं भी हम जानते हैं कि कहाँ, एक तरफ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहाँ पे तापमान अमूमन काफ़ी ऊंचे पाए जाते हैं, और वहीं पर एक ऐसा क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय जहाँ पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के मुकाबले तापमान में काफ़ी कमी देखने को मिलती है। तो इस आधार पर 2 प्रकार के चक्रवातों का निर्माण होता है। पहला है आपका शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट साइक्लोन, दूसरा है आपका उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का जोन आप लोग अच्छे से जानते हैं कि ये 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में एक बड़ा व्यापक क्षेत्र है। उसके साथ साथ जो आपका उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है ये बेसिकली 0 से 30 डिग्री मापा जाता है, बट यहाँ पर आप इसे 10 डिग्री उत्तर दक्षिण से लेकर 30 डिग्री उत्तर व दक्षिण के बीच के क्षेत्र के हिसाब से मापेंगे। क्यों? क्योंकि 0 से 10 डिग्री का जो मध्य रेखीय क्षेत्र है वहाँ पर कोरियोलिस बल के शून्य होने के कारण किसी भी प्रकार के चक्रवात का निर्माण जो है वो नहीं होता है। ये आज क्लास में भी डिस्कस हुआ था, आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया है कि ये जो टॉपिक्स हैं ये आपस में कोरिलेटेड हैं। इनको आप सिंगल या इंडिविजुअल या मोनोपोल के हिसाब से इनको समझ नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। टेम्परेट साइक्लोन, मैंने जोन आप लोगों को बता दिया है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर चक्रवात शुरू होने से पहले बता दूँ कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के अंदर पछुआ पवनों का प्रभाव क्षेत्र काफ़ी अधिक होता है, और वहीं पर अगर हम उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की बात करें तो वहाँ पर हमारा सन्मार्गी पवनें या ट्रेड विंड्स का जो एक व्यापक क्षेत्र देखने को मिलता है। सबसे पहले परिचय। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का जन्म दोनों गोलार्धों में लगभग 35 से 65 डिग्री के आसपास पाया जाता है। मैंने आप लोगों को बताया क्योंकि 0 से 5 या 10 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होने के साथ साथ एक तरह से भूमध्य रेखीय ताप कटिबंध का भी क्षेत्र माना जाता है, जहाँ पर आपका गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होने के कारण
कहीं ना कहीं अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के अधिक होने के कारण वायुदाब काफ़ी कम होता है, काफ़ी डोल्ड्रम एरिया रहता है। और आप लोग आज क्लास के अंदर डिस्कस भी कर रहे थे कि बेसिकली यहाँ पर ITCZ यानी एक तरह से हमारा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन होता है, शिफ्टिंग ऑफ बेल्ट्स होती है, जिसकी वजह से 5 से 7 डिग्री का शिफ्ट ऑफ किसी भी बेल्ट का, चाहे वो वायुदाब की पेटियाँ हों या फिर पवन की पेटियाँ हों, वो 5% का खिसकाव अमूमन देखने को मिलता है। तो जो 30 से 60 डिग्री का शीतोष्ण कटिबंधीय जोन हुआ करता था, बेसिकली वो 35 से 65 डिग्री का माना गया है। इस प्रभाव क्षेत्र पे, इनका प्रभाव क्षेत्र भी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र ही है। उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात केवल सर्दियों में आते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जलभाग के अधिक होने के कारण लगभग सारा साल ये बने रहते हैं, चलते रहते हैं। इस स्टेटमेंट से कम आपको एक पॉइंट ये क्लियर होता है कि इन चक्रवातों के निर्माण में, इन चक्रवातों को शक्ति प्रदान करने में आपके सागरीय क्षेत्र यानी जल राशि का बहुत बड़ा हाथ है। तो आगे चलते हैं इसके बारे में। उत्पत्ति, चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित जे बर्कनीज कहते हैं, जर्कनीज कहते हैं, दो अलग अलग नाम की तरह लिए जाते हैं, बट एक एक्चुअली एक ही पर्सन है। जे बर्कनीज द्वारा ये प्रतिपादित पोलर फ्रंटल थ्योरी सबसे अधिक मान्य है। इन्होंने शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का निर्माण कैसा होता है उससे संबंधित पोलर फ्रंटल थ्योरी या सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया था। और ये बेसिकली फ्रंट के तरह ही है जो आज हमने डिस्कस किया। जब विभिन्न वायु राशियाँ मिलती हैं, टकराती हैं, जो उग्र होती है वो दूसरे को प्रभावित करती है और अंत में फिर वो स्थायी हो जाती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना नॉर्मल, बिना किसी कन्फ्लिक्ट के, बिना किसी एक तरह के दूसरे के प्रभाव क्षेत्र में आए बहती चली जाती हैं। इसी तरह ही पोलर फ्रंटल थ्योरी है जो सर्वाधिक मान्य है। तो बात करते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार दो विभिन्न ताप व आर्द्रता वाली वायु राशियाँ आपस में आकर मिलती हैं, जैसे कि मैंने बताया फ्रंट में, जिसमें से कम ताप व कम आर्द्रता वाली वायु राशि ध्रुवीय पवनों के साथ, कम ताप यानी ठंडी, कम आर्द्र यानी शुष्क जो कि ध्रुवीय पवनों के साथ आती है, और अधिक तापमान अधिक आर्द्रता वाली वायु राशि उपोष्ण कटिबंध से पछुआ पवनों के साथ आती है। और ये दोनों आपस में आकर मिलती हैं, जिसकी वजह से हमारा किसका निर्माण होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का। ये दोनों ही उष्ण व शीतल वायु राशियाँ 60 डिग्री अक्षांश के निकट एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, जिससे वो एक दूसरे में जल्दी से विलीन नहीं हो पाती, जिसके उनके बीच में ध्रुवीय वाताग्रों का निर्माण होता है। टेम्परेट साइक्लोन का एक छोटा सा डायग्राम मैंने आप लोगों को बताया। ये जो आपको रेड बेल्ट नज़र आ रही है उष्ण कटिबंध की है, जो आपको ब्लू बेल्ट नज़र आ रही है ये शीतोष्ण कटिबंध की है। और ये जब इन दोनों अलग अलग क्षेत्रों से आने वाली वायु राशियाँ एक दूसरे के संपर्क में आती हैं और कहाँ पर 60 डिग्री अक्षांश के निकट, तब हमारे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का निर्माण होता है। और प्रमुख क्षेत्र या प्रमुख वाताग्र कौन कौन से हैं जो इस चक्रवातों में अहम भूमिका निभाते हैं? सबसे पहले है आपका अलूशियन आइलैंड, फिर है आइसलैंड भूमध्य सागर के निकट। देखिए इस पीछे जो स्लाइड थी इसका एक छोटा सा मैं पॉइंट आपको बता देता हूँ कि ध्रुवीय वाताग्र जो हैं, यानी इस प्रकार के वाताग्र जो हैं, उनके अंदर भूमध्य सागर के निकट जो भी चक्रवात उत्पन्न होते हैं, यही चक्रवात भारत के अंदर या भारत के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में सर्दी के मौसम में वर्षा और हिमपात करवाते हैं। हमेशा मैंने आप लोगों को क्लास के साथ ये चीज़ ज़रूर बताई है कि आप छोटे छोटे टर्म्स को थोड़ा समझिए। एक छोटा सा कंसेप्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण हमारी बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है वो है हमारा उत्तरी भारत का विशाल मैदान और उत्तर पूर्वी या उत्तरी पर्वतमाला। तो ये जो आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, भूमध्य सागर के निकट पछुआ पवने जो हैं, वो पछुआ पवने कह रहा हूँ सॉरी, यहाँ पर चक्रवातों का निर्माण होता है। और सर्दियों के मौसम में इंडिया का जो आपका मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो डिक्लाइन कर जाते हैं। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो राइज़ कर जाते हैं, टेम्परेचर राइज़ करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्रेशर है वो काफ़ी डिक्लाइन कर जाता है। और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में इसके विपरीत टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो विपरीत हो जाते हैं। वहाँ पर जो प्रेशर है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है और जो पवनें हैं वो भारत की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं। यही चक्रवात जब भारत के मैदानी क्षेत्रों में पहुँचते हैं तो वर्षा करते हैं, और हिली क्षेत्रों के अंदर ये क्या करते हैं, वर्षा
लाने का काम करते हैं। और यही चक्रवात की जो स्थिति है, ये चक्रवात की स्थिति बेसिकली हमारी पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानी जाती है। तो इसी के साथ इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात के विकास के लिए अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, किन किन अवस्थाओं में ये जो चक्रवात है ये विकसित होते हैं। पोलर फ्रंटल थ्योरी जो आप लोगों के साथ डिस्कस मैं भी कर चुका हूँ, आप लोगों को बताया है कि किस प्रकार पोलर फ्रंटल थ्योरी जो है वो वर्क करती है। मैंने आप लोगों को बताया कि वातागरों की भांति ही हमारा ये सिद्धांत जो है वो विकसित हुआ है। मैंने आप लोगों को बताया कि जिस प्रकार हमारा उष्ण वाताग्र शीतोष्ण या फिर शीत वाताग्र था, देखिए इसके अंदर भी क्या है, जब गर्म व ठंडी वायु राशि, जब गर्म व ठंडी वायु राशि देखिए ऊपर की तरफ से जो आ रही है ये आपकी कोल्ड है, और जो आपकी नीचे यानी गर्म क्षेत्रों से आ रही है वो गर्म वायु राशि एक दूसरे के संपर्क में आती हैं। अभी तो एक दूसरे के संपर्क में नहीं है पहले सेक्शन में, दूसरे में वो संपर्क में आती हैं, दूसरे वो एक दूसरे के अंदर इन्वॉल्व होने की कोशिश करती हैं। देखिए यहाँ पे वार्म सेक्टर लिखा हुआ है। वार्म सेक्टर लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पर गर्म वायु राशि ज़्यादा उग्र है। गर्म वायु राशि ज़्यादा उग्र है तो वो शीत जो हमारी ठंडी वायु राशि के है ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करती है या उससे ऊपर शिफ्ट होने का प्रयत्न करती है, जिसकी वजह से हमारे वार्म सेक्टर का डेवलपमेंट होता है। फिर यही चक्रवात जो है, यही चक्र पुनः आगे बढ़ता है डी में, ये एक दूसरे के अंदर विलीन हो जाती हैं और सर्पीला आकार लेना शुरू कर देती हैं। पांचवी अवस्था के अंदर पूर्ण रूप से चक्रवात निर्मित हो चुका होता है और धीरे धीरे अब वो चक्रवात जो है वो ख़त्म होने के कगार पर बढ़ चुका होता है। तो इसी चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए जनरली बनता है कि इन 6 अवस्थाओं में से चक्रवात का निर्माण किस अवस्था में प्रारंभ होता है। तो वो किस अवस्था में प्रारंभ होता है, तीसरी अवस्था में, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी ठंडी वायु राशि है वो गर्म वायु राशि का संपर्क धरातल से लगभग जो है वो काटना शुरू कर देती है। इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। ये 6 तरह की अवस्थाएं हैं, आपको बेसिकली इन्हीं डायग्राम्स को वहाँ पर इलेबरेट करना है कि पहली अवस्था के अंदर गर्म व ठंडी वायु राशि एक दूसरे के संपर्क में आने का प्रयास करती हैं। दूसरी अवस्था में जब ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो गर्म वायु राशि थोड़ी ज़्यादा उग्र अवस्था में होती है। इसमें तीसरी अवस्था जब आएगी तो गर्म वायु राशि काफ़ी तीव्र गति से ठंडी वायु राशि के ऊपर शिफ्ट होने का प्रयत्न करती है और चक्रवात का जो निर्माण है वो यहाँ से प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। डी और ई के अंदर बेसिकली चक्रवात पूर्ण रूप से अपनी विकसित हो चुकी अवस्था में पहुँच चुका होता है, विस्तार बढ़ चुका होता है और बहुत तीव्र हवाएं यहाँ पर चलने लगती हैं। और डी अवस्था के अंदर बेसिकली आपका जो चक्रवात है वो क्षयित हो जाता है यानी समाप्त हो जाता है। बात करते हैं आकार और विस्तार की। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात मुख्य तौर पर कैसे होते हैं, अंडाकार होते हैं। कैसे होते हैं, अंडाकार होते हैं। और जिनकी लंबाई व चौड़ाई जिनकी लंबाई उनकी चौड़ाई से लगभग 2 गुनी होती है। चक्रवातों का व्यास 500 से 600 किलोमीटर किलोमीटर का होता है और कई चक्रवात तो कई हज़ार किलोमीटर की मोटाई में भी पाए जाते हैं, विस्तृत क्षेत्र में जो है वो पाए जाते हैं। उनकी ऊंचाई जो है वो 8 से 10 किलोमीटर के आसपास रहती है, 8 से 10 किलोमीटर के आसपास रहती है। तो ये हैं आपके बेसिकली चक्रवात का एक विस्तार आकार। आगे देखते हैं क्या है, ये मैंने चक्रवात का बताया हुआ है। देखिए बेसिकली आप लोग इसमें अगर देखें तो ये जो एक पूरा एरिया आपको नज़र आ रहा है ये एक चक्रवात का है, जो कि कई किलो मतलब कई 100 किलोमीटर का एरिया होता है। बेसिकली ये आपका ओशन है, ओशन के ऊपर ये विकसित होते हैं और ओशन से विकसित होकर ये फिर किसकी तरफ बढ़ते हैं, धरातल की तरफ। जैसे ही वो धरातल के ऊपर पहुंचते हैं इनको एनर्जी मिलना जो कम हो जाता है। एक चीज़ आप लोगों के साथ हमने पहले भी डिस्कस किया था कि चक्रवातों को ऊर्जा जो एनर्जी देने का काम को क्या कौन करता है, लेटेंट हीट करती है। कौन करती है, लेटेंट हीट, यानी गुप्त ऊष्मा जो है वो उन्हें एनर्जी प्रदान करने का काम करती है। और जब ये एक तरह से महासागरों के ऊपर विकसित होते हैं तो यहाँ से जब जलवाष्प परिवर्तित होते हैं तो उनके अंदर छुपी हुई गुप्त ऊष्मा, क्या गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट जो है वो इन्हें एनर्जी प्रदान करती है, जिसकी वजह से ये लैंड की तरफ आगे मूव करते हैं। और जैसे ही ये लैंड के ऊपर पहुंचते हैं, लैंड के ऊपर पहुंचने से इन्हें उन वाटर वेपर से मिलने वाली एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। एनर्जी कम हो जाती है जिसकी वजह से ये थोड़े से समय के बाद ही जो चक्रवात हैं वो समाप्त हो चुके होते हैं।
तो ये था इसका आकार और विस्तार। बेसिकली आपको इसका ध्यान क्या रखना है, ये लगभग 500 से 600 किलोमीटर के व्यास में फैले होते हैं और इनकी जो एक तरह से ऊंचाई है वो 8 से 10 किलोमीटर। एक चीज़ यहाँ पे और आपको याद रखनी है कि आपके जो बादल हैं वो बादल बेसिकली आपके 12 किलोमीटर यानी जो क्षोभ मंडल है इसकी ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। तो यानी क्षोभ मंडल ही एक ऐसा मंडल है वायुमंडल के विभिन्न परतों में से जहाँ पर ये जितनी मौसमी घटनाएं हैं वहीं पर विकसित होती हैं। उनका कारण क्या है, क्योंकि जलवाष्पों की उपलब्धता, ठोस धूलकण जो हैं और धीरे धीरे ऊंचाई के साथ तापमान में जो गिरावट है, ये सारा का सारा जो है वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही पॉसिबल होता है। इसी वजह से क्षोभमंडल जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट भूमिका हमारे वायुमंडल में निभाता है। फिर बात करते हैं पवनों का वेग, कि पवनों का वेग इन चक्रवातों में कितना होता है। चक्रवातों में वायुदाब की जो रेखाएं हैं संख्या कम होती है और एक दूसरे से दूर होती हैं। हमने डिस्कस किया था कि जब समदाब रेखाएं एक दूसरे से दूर होती हैं दाब प्रवणता बल उतना ही कमज़ोर होता है, और अगर दाब यानी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जितना कम होगा हमारे विंड की स्पीड भी उतनी ही कम होगी। इसके विपरीत अगर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ज़्यादा होगा और इसी तरह से हमारी विंड की स्पीड है वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी। परंतु यहाँ पर क्या है कि समदाब रेखाओं की संख्या कम है, एक दूसरे से दूर दूर हैं। अगर एक दूसरे से दूर होंगे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है वो कम हो जाएगा। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कम हो जाएगा तो वेग भी उतना ही कम हो जाएगा। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स यानी दाब प्रवणता बल कम होता है। इसी के साथ साथ विंड की स्पीड यानी पवन की गति भी लगभग कम ही पाई जाती है। ठीक है, तो सर्दियों में यह लगभग 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और गर्मियों में इसकी गति और कम हो जाती है, 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो वो हवाएं हैं वो चलना प्रारंभ करती हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। इसी प्रकार इन चक्रवातों की दिशा पछुआ पवनों की दिशा के कारण पश्चिम से पूर्व होती है। आप लोगों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आप भूमध्य सागर की बात कर रहे थे वो यहाँ पर है, और अगर आप भारत की बात करो तो वो भारत हमारा इस पोजीशन में है, और ये वेस्ट इस साइड होती है, ये हमारी ईस्ट है। और ये पवन तंत्र जो है या ये चक्रवात जो हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर ही चलते हैं। या एक उदाहरण मैं आप लोगों को ये बताऊं कि हमारे ये जितने भी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं ये अरब सागर में उठते हैं और कुछ एक बंगाल की खाड़ी में भी उठते हैं, परंतु वो भारत के अंदर प्रभाव क्षेत्र नहीं दिखाते, बल्कि वो हमारे पूर्वी जो हमारे देश हैं पड़ोसी देश वहाँ पर ही अपना प्रभाव क्षेत्र दिखाते हैं। इन चक्रवातों की दिशा पछुआ पवनों के कारण पश्चिम से पूर्व, उत्तरी गोलार्ध में स्थल कारण होने के कारण चक्रवात थोड़े लहरदार फॉर्म में भी रहते हैं, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध के अंदर वो बिल्कुल सीधी लाइन के रूप में देखे जा सकते हैं। ये सर्पीला आकार इसलिए है क्योंकि कहीं पर लैंड है कहीं पर सी है, तो इन दोनों के आपस की स्थितियों के कारण ही यहाँ पर जो एक तरह से चक्रवातों का मार्ग है वो काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा होता है। परंतु हमारे सदर्न हेमिस्फेयर यानी दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जल भाग अधिक है और स्थल भाग की कमी होने के कारण यहाँ पर चक्रवातों की जो दिशा है वो गति है, दिशा जो है बेसिकली एक समान सीधी सरल रेखा के रूप में दिखाई देती है। मौसम क्या है और किस प्रकार मौसम है? चक्रवात के आने से पहले पूर्वी पवनें बहती हैं, पक्षाप मेघ बनते हैं, चक्रवात के आते ही तापमान बढ़ने लगता है, वायुदाब घटने लगता है, क्योंकि वायुदाब ही इसकी सबसे बड़ी फीचर है। फिर आता है आपका पवनों की दिशा बदल जाती है, वेग बढ़ जाता है, 24 घंटे तक मंद बौछार होती है, उष्ण वातागर आने पर वर्षा रुक जाती है, फिर वायुदाब स्थिर हो जाता है, बादल हल्के हो जाते हैं, उष्ण वाताग्र के गुजर जाने पर ताप गिरने लगता है, शीत वाताग्र के पहुँचते ही कपासी व कपासी वर्षी मेघ छा जाते हैं और गरज के साथ बौछारें पड़ने लगती हैं, कभी कभी ओलावृष्टि भी देखने को मिलती है। फिर आते हैं शीत वाताग्र जल्दी गुजर जाता है और मौसम एकदम साफ हो जाता है। मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जहाँ पर ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात ज़्यादा प्रभाव दिखाते हैं? सबसे पहले ये 30 से 65 डिग्री के बीच सारा साल दक्षिणी गोलार्ध में बहते हैं और उत्तरी गोलार्ध में केवल सर्दी में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध के अंदर हमारा स्थल भाग यानी लैंड भाग एरिया कम है और सी एरिया जो है वो हमारा ज़्यादा है।
जिसकी वजह से यहाँ पर ये सारा साल चलते हैं। परंतु यदि हम इसके उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो वहाँ पर ये सिर्फ विंटर सीजन के अंदर ही चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा क्षेत्र पहला इसका है उत्तरी अंध महासागरीय क्षेत्र। उत्तरी अंध महासागरीय क्षेत्र के अंदर आइसलैंड और ग्रीनलैंड दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से ठंडी वायु राशि आती है। गल्फ स्ट्रीम की गर्म वायु राशि भी यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाती है। दूसरा है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। सर्दियाँ काफ़ी आर्द्र होती हैं, समय और के आने से आर्द्र पछुआ पवनें चलती हैं जो मध्य यूरोप से आने वाली ठंडी पवनें और शुष्क पवनों को आपस में मिलाती हुई इसके आगे बढ़ती हैं, चक्रवात का निर्माण करती हैं। और इसका प्रमुख जो प्रभाव क्षेत्र है वो है टर्की, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, भारत का और भारत का कनाडा उत्तरी मैदान। कनाडा नहीं है, भारत का विशाल उत्तरी मैदान है बेसिकली। यहाँ पर यह मिसप्रिंट है या मिस्टेक हुई है लिखने में। फिर उत्तरी प्रशांत महासागर, यहाँ पर जो अलूशियन द्वीप के निकट मुख्य रॉकीज क्षेत्र है और यूएसए और दक्षिण कनाडा इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। चीन सागर जापान के निकट, यह हैं आपके बेसिकली वो सारे क्षेत्र जो हमारे इन सब चीज़ों से प्रभावित हैं। देखिए यहाँ पर ये कुछ एक मैप सेक्शन के अंदर बता दूँ, यह है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। यहाँ पर ये जो डॉट मैंने आपके लगाई है, यहाँ से पश्चिम से पूर्व की ओर पवनें चलती हैं। पवनें चलने के साथ साथ ये हमारे भारत के तटीय मैदान भारत के उत्तरी विशाल मैदान और पर्वतीय क्षेत्र के अंदर वर्षा और हिमपात करती हैं। ठीक है, ये है हमारा जापान सागर का एरिया, ये हमारे दक्षिणी महाद्वीप या दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा, और ये है हमारे आइसलैंड, ये है हमारा ग्रीनलैंड। ठीक है, इनके बीच में चलने वाली पवनें, और ये हमारा यूएसए और कनाडा का मुख्य क्षेत्र जहाँ पर ये चक्रवात हैं जो सबसे ज़्यादा निर्मित होते हैं और प्रभावित करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिस्कशन अबाउट द टेम्परेट साइक्लोन, जिसके अंदर हमने देखा कि तापमान जो हमारे चक्रवात हैं किस प्रकार बनते हैं, किस प्रकार से मौसम प्रभावित करते हैं, किस सिद्धांत के आधार पर हम इसे पढ़ते हैं। सो आज के लिए फ़िलहाल हम इतना ही करते हैं। कल वाले लेक्चर के अंदर हम उष्ण कटिबंधीय